जय हिंद एवरीवन। इसके पहले वाले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 9 में हम लोग कर चुके हैं पादप हार्मोन के बारे में। आज का लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे पादप जगत के बारे में यानी प्लांट किंगडम। इसी को इंग्लिश से कहा जाता है प्लांट किंगडम। जिस तरह हम लोग की फैमिली होती है, हम लोग का समाज होता है, उसी तरह किसका होता है ना, पादप का समाज होता है, फैमिली होता है। तो इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। आज का लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में क्या करेंगे ना, डिस्कस करेंगे। क्या है तो आपका पादप जगत है यानी प्लांट किंगडम। क्या है भाई, इंग्लिश से बोला जाए तो प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम, इसको प्लांट किंगडम को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। जिस तरह हम लोग को भी दो भाग में बांटा जाता है। हम लोग को कितने भाग में बांटा जाता है? तो दो भाग में बांटा जाता है। कौन कौन सा? तो काला और गोला भाग में बांटा जाता है। मजाक कर रहे हैं, हम लोग को बहुत सारा जाति में बांटा जाता है। इन लोग का जाति तो है नहीं, सबको पेड़ पौधा ही बोलते हैं। हम लोग को भी हालांकि पेड़ पौधा ही बोला जाता है, लेकिन हम लोग का जाति में बांट दिया गया है। उसी तरह इन लोग का जाति बोल सकते हैं एक तरीके से। तो दो जाति में पहले बांटो। एक होता है अपुष्पोद्भिक। क्या है भाई? अपुष्पोद्भिक। और दूसरा है पुष्पोद्भिक। यहाँ तो समझ में आया होगा कि जो पुष्प खिलाएगा उसको पुष्पोद्भिक, पुष्प खिलाएगा उसको पुष्पोद्भिक, और जो पुष्प नहीं खिलाएगा उसको अपुष्पोद्भिक। तो इसमें क्या होता है, अपुष्पोद्भिक में फूल नहीं खिलता है। और फूल, पुष्प माने फूल। अब जब फूल नहीं खिलेगा तो यह फल नहीं बनाएगा। भाई फूल खिलेगा तभी ना परागण करेगा, उसके बाद निषेचन करेगा, तब ना फल बनेगा। अभी फूल ही नहीं खिला रहा है तो हम परागण और निषेचन कहाँ से कराएंगे? तो इसको क्या कहा जाता है? अपुष्पोद्भिक। इसी का और एक नाम है अनुपुष्पोद्भिक। क्या नाम है? अनुपुष्पोद्भिक, या फिर इंग्लिश वाले बोलते हैं इसको क्रिप्टोगैमी। क्या बोला जाता है? इंग्लिश से बोला जाता है क्रिप्टोगैमी। उसी तरह पुष्पोद्भिक की बात करें तो ये फूल खिलाएगा, और फूल खिलाएगा तो परागण करेगा, फिर निषेचन करेगा, यानी फल बनाएगा। ये हम लोग का खाने के काम में आएगा। इसको भी थोड़ा बहुत खाते हैं, कहीं कहीं दिखाएंगे आगे। तो पुष्पोद्भिक में क्या होगा ना, फूल खिलेगा तो फल आएगा, और फल आएगा तो हम लोग का खाने का काम में आएगा। इसको इंग्लिश वाला बोलता है फेनरोगेमी। क्या बोलता है भाई? फेनरोगेमी। इसको बोलते हैं क्रिप्टोगेमी, इसको फेनरोगेमी। इसको पुष्पोद्भिक, इसको अपुष्पोद्भिक। अपुष्पोद्भिक का और एक नाम क्या है? अनुपुष्पोद्भिक। हचपच नहीं होना है। चलो, फिर अपुष्पोद्भिक को तीन भाग में बांटते हैं। कौन कौन सा? तो थैलोफाइटा, बायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। कौन कौन सा? थैलोफाइटा, बायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा, बायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में बांटते हैं। फिर आके जाके थैलीफाइटा को चार भाग में बांट देते हैं। पहला कवक, शैवाल, लाइकेन और बैक्टीरिया। या फिर बोल सकते हैं कि थैलोफाइटा के अंतर्गत चार चीज़ आता है। पहला आता है कवक, दूसरा आता है शैवाल, तीसरा आता है लाइकेन और चौथा आता है आपका बैक्टीरिया। कवक को इंग्लिश से बोला जाता है फंगी या फिर फंगस। कवक को क्या बोला जाता है? तो फंगी या फिर फंगस। उसी तरह शैवाल को बोला जाता है एल्गी। शैवाल को क्या बोला जाता है? तो एल्गी बोला जाता है। लाइकेन को बोला जाता है सेक, सेव नहीं, सेव दूसरा चीज़ है, सेक बोला जाता है। और बैक्टीरिया को बोला जाता है जीवाणु। बैक्टीरिया को क्या बोला जाता है? तो जीवाणु। यहाँ तक समझ में आया? अब देखते हैं हम लोग पुष्पोद्भिक में। पुष्पोद्भिक को दो भाग में बांटा जाता है। पहला है अवृत्तीय बीजीय, अवृत्तीय बीजीय, और दूसरा होता है नग्न बीजीय। दूसरा क्या होता है भाई? नग्न बीजीय। अवृत्तीय बीजीय और नग्न बीजीय, नग्न बीजीय वृत्तीय। ठीक है, चलो किसके अंतर्गत आता है? तो पुष्पोद्भिक के अंतर्गत आता है, यानी फेनरोगेमी के अंतर्गत आता है। चलो फिर आगे चलकर अवृत्तीय बीजियों को दो भाग में बांटते हैं। पहला होता है आपका एक बीजपत्री और दूसरा होता है द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री, दो बीजपत्री। और उसी तरह नग्न बीजपत्री के अंतर्गत आता है आपका एक ट्रिक है। ट्रिक को याद करना है। ट्रिक है आपका जालिम सांस को चीर दो। ट्रिक क्या भाई? जालिम सांस को चीर दो, यानी जो सांस जालिम होती है उसको क्या करना है? चीर देना है। और उससे हम लोग को पता चल जाएगा क्या, तो कौन कौन सा है आपका नग्न बीजपत्री के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन आता है कि कौन निम्नलिखित में से कौन सा नग्न बीजपत्री के अंतर्गत आता है। तो चार को ऑप्शन देगा, उसी में हम लोग को याद रखना ये वाला ट्रिक हो, और इस ट्रिक के माध्यम से हम उस क्वेश्चन को क्या करेंगे ना, सॉल्व कर लेंगे। चलो देखो, हरे पत्ते के पास क्या होता है ना, क्लोरोफिल होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, कहाँ पे होता है, सबको हम इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग जब फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे ना, तब जूम करके दिखाएंगे कि क्लोरोफिल कहाँ पे होता है, एकदम दिखा देंगे। अभी खाली याद रखो कि हरे पत्ती के अंदर क्या पाया जाता है ना, क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल क्या करता है ना, भोजन बनाता है। बस इतनी बात समझो। बाकी देखेंगे वो पानी कहाँ से लाता है, आटा कहाँ से लाता है, सो भोजन बनाता है। उसको फोटोसिंथेसिस में पढ़ना है पूरा डिटेल से।
चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि पादप जगत को दो भाग में बांटते हैं, अपुष्पोद्भिक, दूसरा पुष्पोद्भिक। अपुष्पोद्भिक को भाई तीन भाग में बांटा जाता है, थैलोफाइटा, बायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। उसी तरह पुष्पोद्भिक को दो भाग में बांटा जाता है, एक आवृत्तीय बीजीय और दूसरा होता है नग्न बीजीय। फिर थैलोफाइटा के अंतर्गत चार चीज़ आता है। कौन कौन सा आता है? कवक आता है, शैवाल आता है, लाइकेन आता है, बैक्टीरिया आता है। चलिए इसको हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले पढ़ेंगे अपुष्पोद्भिक को, फिर कंप्लीट करेंगे पुष्पोद्भिक को। अपुष्पोद्भिक बताए हैं कि इसमें क्या होगा, फूल या फल नहीं लगता है या फिर नहीं खिलाएगा। फूल या फल नहीं लगते हैं, उसको हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं? तो अपुष्पोद्भिक के अंतर्गत रखते हैं। इसमें या फिर इसे तीन समूह में बांटा जाता है। किसको? तो अपुष्पोद्भिक को तीन समूह में बांटा जाता है। पहला आता है आपका थैलोफाइटा। क्या आता है भाई? थैलोफाइटा। यह क्या करता है? तो यह सबसे बड़ा पादप फूल है। सबसे बड़ा पादप फूल कौन सा है? तो आपका थैलोफाइटा है। कौन सा है भाई? थैलोफाइटा है। कौन सा है? थैलोफाइटा है। क्या है? सबसे बड़ा पादप फूल है। इसके अंदर जो है चार चीज को होती है या फिर चार चीज को रखा जाता है। पहला आता है कवक। पहला क्या आता है? कवक, जिसको इंग्लिश से बोला जाता है फंगी या फिर फंगस। कवक को क्या बोला जाता है? तो फंगी या फिर फंगस। कवक के अध्ययन को कहा जाता है माइकोलॉजी। क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। कवक के अंदर अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक में जो है क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है कवक में। कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो इसका रंग कैसा होगा? ना हरा ना होकर सफ़ेद रंग का हो जाता है। इसका रंग कैसा होगा? ना हरा ना होकर क्या हो जाता है? सफ़ेद हो जाता है। जिसके अंतर्गत क्लोरोफिल होगा वो रंग हरा होता है। और क्लोरोफिल अगर रहता, कवक के अंदर अगर क्लोरोफिल रहता तो ये खुद से भोजन बनाता, लेकिन क्लोरोफिल तो नहीं है तो ये भोजन क्या करेगा? खुद से नहीं बनाएगा। अब खुद से नहीं बनाएगा तो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। तो यह अपना भोजन नहीं बना पाता है, जिसके कारण दूसरे पर निर्भर होते हैं। यह भोजन को क्या करता है? ना ग्लाइकोजेन के रूप में प्रयोग करता है, यानी अवशोषण करता है। भोजन को अवशोषण करता है, खाता नहीं है, ये अवशोषण कर लेता है, दूसरे से सोख लेता है। कौन? तो आपका कवक। जैसे कि हम लोग का शरीर में जब क्या बोलते हैं? मोल, प्योर देहाती भाषा में मोल बोलते हैं। तो मोल जो बैठ जाता है तो वो एक प्रकार का क्या है? तो कवक है। वो क्या है भाई? कवक है। कवक किसके अंतर्गत में आता है? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा किसके अंतर्गत में आता है? तो अनुपुष्पोद्भिक। अनुपुष्पोद्भिक को किसके अंतर्गत में आता है? तो पादप जगत को दो भाग में बांटते हैं, जिसमें आता है अनुपुष्पोद्भिक और दूसरा आता है पुष्पोद्भिक। यहाँ तक समझ में आया? तो हमारे शरीर में जो मोल बैठता है वो क्या है? तो एक प्रकार का कवक है। इसके पास क्या है ना, कभी कभी सादा कलर का नहीं निकलता है नहाते टाइम, वो किस रंग का निकलता है? सफ़ेद रंग का निकलता है। यानी इसके पास क्या नहीं है? तो क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल नहीं है तो ये खुद का भोजन नहीं बनाता है, और ये हम लोग का भोजन क्या करता है ना? अवशोषण करता है। जो खाता है तो हम लोग का कुड़वाता है, खुजली होता है। क्या होता है ना? खुजली होता है। समझ में आया? यह भोजन को क्या करता है ना? ग्लाइकोजन के रूप में लेता है, यानी भोजन का अवशोषण करता है दूसरे पर आश्रित होकर। ये हम पे आश्रित है। जैसे कि हमारे मुंह में जो है, हमारे मुंह से क्या निकलता है? तो लाइसोसोम एंजाइम। क्या निकलता है भाई? लाइसोसोम एंजाइम। जब हम लोग सो जाते हैं तो लाइसोसोम एंजाइम जो है वो बनना बंद हो जाता है। जब हम लोग सो जाते हैं तो लाइसोजाइम एंजाइम जो है बनना बंद हो जाता है। तब हम लोग का देखना मुंह तो थोड़ा गंद करने लगता है। क्यों? कवक के कारण। कवक क्या बोलते हैं? पूरे मुंह में फैल जाता है। और वहीं जब हम लोग सांस लेते हैं तो पूरा शरीर जिंदा रहता है। तो क्या बोलते हैं? लाइकोजाइन एंजाइम जो है इस कवक को मार देता है और हम लोग को मुंह से दुर्गंध नहीं आता है। जैसे कि हम लोग सोएंगे ना दोपहर में, उसके बाद उठ के थोड़ा देखना मुंह तो गंध करता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग का कवक आ जाता है। चलो, कवक को तीन श्रेणी में बांटा जाता है। कवक को जो है तीन श्रेणी में बांटा जाता है। पहला को बोला गया है मशरूम, दूसरा को बोला गया है ईस्ट और तीसरा को बोला गया है पेनिसिलिन। क्या बोला गया है भाई? पेनिसिलिन। देखो भाई, पहले थैलोफाइटा के अंतर्गत में आता है कवक, और कवक को बांटा गया है तीन भाग में, मशरूम, दूसरा ईस्ट और तीसरा पेनिसिलिन। मशरूम क्या है भाई? तो यह प्रोटीन का सबसे उत्तम स्रोत है। मशरूम क्या है ना? मशरूम प्रोटीन का सबसे उत्तम स्रोत है।
मशरूम कई प्रकार के होते हैं, जिसमें कई जो है जहरीले भी होते हैं। जैसे कि सुकरमास की बात करें तो यह एक जहरीला मशरूम है। इसको खा गए थे हमारे बुद्ध भगवान जी। इनके एगो शिष्य थे बुद्ध भगवान के, जिनका नाम था चंदू के द्वारा ही दिया गया था सुकरमास, जिसके कारण उनको डायरिया हो गया और फिर महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु क्या खाने के कारण हुई थी? तो सुकरमास खाने के कारण हुई थी। ये क्या है भाई? तो जहरीला मशरूम है। मशरूम तो बहुत प्रकार के होते हैं ना, 2-4 गो बहुत ही खतरनाक प्रोटीन देते हैं, एकदम चिकन का जैसा टेस्ट लगता है। खाए नहीं है, सुने हैं। दूसरा क्या आता है? ईस्ट। छोटे साइज के जो कवक होते हैं उसको ईस्ट कहा जाता है। छोटे साइज के कवक को क्या कहा जाता है? तो ईस्ट कहा जाता है। इसका टेस्ट होता है खट्टा। टेस्ट क्या होता है? खट्टा। यह भोजन को क्या करता है ना, किण्वन कर देता है, यानी फॉर्मेशन करता है। यह भोजन का क्या करता है ना, फॉर्मेशन करता है, यानी चिपचिपा बना देता है। दही कैसे बनता है? तो यही ईस्ट नामक क्या बोलते हैं? तो कवक के कारण दही बनता है। यह क्या करता है ना, खाना को सड़ा देता है, जिस कारण इसका उपयोग जो है बियर फैक्ट्री में, वाइन फैक्ट्री में किया जाता है। किसका प्रयोग? तो ईस्ट का प्रयोग। ईस्ट क्या है भाई? तो एक कवक का प्रकार है। तीसरा आता है पेनिसिलिन। तीसरा क्या आता है भाई? पेनिसिलिन। यह एक एंटीबायोटिक है और यह दुनिया का पहला एंटीबायोटिक है। कौन सा? तो पेनिसिलिन। ये किसके अंतर्गत में आता है? तो कवक के अंतर्गत में आता है। इसकी खोज कौन की थी भाई? तो खोज किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कौन किए थे खोज? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। यह क्या है? तो दर्द निवारक में काम में आता है। दर्द निवारक के काम में कौन आता है? तो पेनिसिलिन। किसके अंतर्गत में आता है? कवक। कवक को कितने श्रेणी में बांटा गया है? 3। कौन कौन सा? मशरूम, ईस्ट और पेनिसिलिन। ईस्ट भी पढ़ा चुके हैं, मशरूम भी पढ़ा चुके हैं, पेनिसिलिन भी बता दिए। कवक जो है किसके अंतर्गत में आता है? तो आता है आपका थैलोफाइटा में। थैलोफाइटा को कितने भाग में बांटा गया है? तो थैलोफाइटा को 4 चीज़ों में बांटा गया है ना। कवक, यहाँ देखो, कवक, शैवाल, लाइकेन, बैक्टीरिया। कवक को कंप्लीट पढ़ चुके हैं, कवक को कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अब देखेंगे शैवाल, फिर देखेंगे लाइकेन, फिर देखेंगे बैक्टीरिया। चलो देखो, शर्करा के किण्वन से जो है इथाइल प्राप्त किया जाता है। इथाइल का फॉर्मूला क्या है भाई? तो C2H5OH, C2H5OH, C2H5OH। शर्करा के किण्वन से इथाइल प्राप्त किया जाता है। और क्या प्राप्त किया जाता है? तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त किया जाता है। किसके किण्वन से? तो शर्करा के किण्वन से। और मिथाइल अल्कोहल का जो सूत्र है CH3OH, CH3OH। ये क्या है भाई? अल्कोहल है। यह इसको कहा जाता है जहरीली शराब। जहरीली शराब का सूत्र पूछेगा, क्वेश्चन में आया है कि जहरीली शराब का सूत्र CH3OH, CH3OH। इसको क्या कहा जाता है? तो इसका नाम है मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। और इथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या है? तो C2H5OH, C2H5OH। चलो, सबसे मीठी शर्करा जो है फ्रुक्टोज में है। सबसे मीठी शर्करा किस में होती है? तो फ्रुक्टोज में होती है। सबसे मीठी शर्करा जो है किस में होती है? तो फ्रुक्टोज में होती है। एरिन नामक यौगिक फ्रुक्टोज से जो है 5 गुना अधिक मीठा होता है। एक एरिन नामक फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज का ही फैक्ट्री में मतलब कैटेगरी में आता है। एरिन नामक यह एक यौगिक है, फ्रुक्टोज है, जो फ्रुक्टोज से क्या बोलते हैं ना 500 गुना अधिक मीठा होता है। इसलिए आइसक्रीम फैक्ट्री में जो आइसक्रीम बनाया जाता है इसी का उपयोग किया जाता है, एरिन का। आइसक्रीम क्वेश्चन आएगा कि आइसक्रीम फैक्ट्री में आइसक्रीम बनाने के लिए मीठे के तौर पर किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा रहता है एरिन। ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा रहता है? एरिन। फट से मार के आना है। अब दूसरा देखते हैं हम लोग शैवाल के बारे में। दूसरा क्या देखेंगे भाई? शैवाल के बारे में। इसको इंग्लिश से बोलते हैं एल्गी। क्या बोला जाता है? एल्गी। इसके अध्ययन को कहा जाता है फाइकोलॉजी। क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी। साइकोलॉजी नहीं, फाइकोलॉजी। शैवाल में क्लोरोफिल होता है भाई, इसमें क्लोरोफिल होगा। इसका मतलब भाई कि ये क्या करेगा? भोजन खुद से बनाएगा, जिस कारण रंग का भी हरा होता है। रंग भी इसका कैसा होगा? तो शैवाल का रंग हरा होता है। शैवाल आप लोग देखे होंगे। यह स्वतः भोजन बना लेता है, यह स्वपोषी होता है। तो क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी है? दे देगा कवक, दे देगा, फिर दे देगा शैवाल, दे देगा, और देखो ऑप्शन दे देगा। तो क्या मार के आना है? शैवाल। यह भोजन को स्टार्च के रूप में लेता है।
देखो सेवाल का कुछ कैटेगरी है, जैसे हो गया प्रोटोडर्मा सेवाल। ये क्या करता है, ये कहाँ पे होता है ना, केचुआ के पीठ के ऊपर होता है। प्रोटोडर्मा कहाँ पे होता है, तो केचुआ के पीठ के ऊपर होता है। फिर है सारगोसो सेवाल, ये सबसे लंबा सेवाल इसको कहा जाता है, सारगोसो सेवाल को। फिर है नील हरित सेवाल, प्रजनन जो है सबसे तेज होता है, खाद्य में हम लोग प्रयोग करते हैं किसका, तो नील हरित सेवाल का। फिर आता है क्लोरोला सेवाल, क्या आता है भाई, क्लोरोला सेवाल, प्रजनन इसका नील हरित सेवाल से तेज होता है, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, इसीलिए अंतरिक्ष यात्री क्या करते हैं, इसी को लेके जाते हैं। क्यों, क्योंकि इसका तो प्रजनन भी तेज होता है, प्रोटीन भी अच्छा दे रहा है, तो खाने के लिए कुछ तो चाहिए। अंतरिक्ष में बिस्कुट कहाँ मिलेगा, किसके पास दुकान है अंतरिक्ष में, इसलिए किसको ले जाते हैं भाई, तो क्लोरोला नामक सेवाल को ले जाते हैं। उसके बाद है लाइमेनिया सेवाल, लाइमेनिरिया सेवाल। ये जो है इसमें आयोडीन पाया जाता है, तो क्वेश्चन आएगी कि आयोडीन किस सेवाल में पाया जाता है, तो लाइमेनिरिया नामक सेवाल से पाया जाता है आयोडीन। फिर आता है ट्राइकोडेस्कियम सेवाल, क्या आता है भाई, ट्राइकोडेस्कियम सेवाल। इरिथ्रियम, इसके अंदर इरिथ्रियम होता है, जिसके कारण इसका रंग क्या है, तो लाल हो जाता है। ट्राइकोवेस सिलिवल सेवाल, फिर आता है ट्राइकोवेस सिलिवल सेवाल, इसके कारण लाल सागर का रंग लाल होता है, किसके कारण, तो ट्राइकोवेस सिलिवल सेवाल के कारण लाल सागर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो ट्राइकोवेस सिलिवल सेवाल के कारण। फिर आता है फाइकोजेथियम सेवाल, इसका रंग कैसा होता है, तो रंग होता है आपका भूरा, चारा के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग चारा के रूप में किया जाता है, तो फाइकोजेथियम सेवाल का प्रयोग किया जाता है। इसका रंग कैसा होता है, तो भूरा होता है। लास्ट में आता है आपका एरिथ्रियम सेवाल, इसका रंग क्या होता है भाई, तो हरे रंग का होता है एरिथ्रियम सेवाल। अब देखते हैं एक सेवाल आता है अल्फा और अगर नामक प्रोटीन युक्त क्या है, सेवाल या फिर घास है। कौन कौन सा, तो अल्फा या फिर अगर नामक प्रोटीन युक्त क्या है, न घास है या फिर सेवाल है। चलो हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, कवक पढ़ चुके हैं, सेवाल पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं लाइकन के बारे में, इसी को कहा जाता है सेक। क्या कहा जाता है भाई, सेक। तो इसमें कवक तथा सेवाल दोनों का गुण का प्रयोग होता है, यानी इसमें दोनों का गुण है, कवक का भी है, सेवाल का भी है। कवक क्या करता है, तो निजे खाना नहीं बनाता है, निजे मतलब खुद से भोजन नहीं बनाता है, ये दूसरे पर आश्रित होता है कवक, जबकि सेवाल जो है खुद से भोजन बनाता है, यानी यह स्वयंपोषी होता है। इसे कवक और सेवाल के बीच की कड़ी कहते हैं। किसको कहते हैं भाई, तो लाइकेन को कहा जाता है। नीला रंग का होता है, यह किस रंग का होता है, तो लाइकेन आपका नीला रंग का होता है। यह वायु प्रदूषक का सूचक होता है, तो वायु प्रदूषक का सूचक कौन होता है, तो आपका लाइकेन बोलो, सेक बोलो। यह वायु अधिक प्रदूषण होने के कारण इसका रंग कैसा हो गया है, न रंग हो गया है इसका सफ़ेद। वायु प्रदूषण के कारण इसका रंग क्या हो गया है, तो सफ़ेद हो गया है। एक लाइकेन होता है ग्राफिक्स नामक लाइकेन, तो ग्राफिक नामक लाइकेन से लिटमस पेपर प्राप्त किया जाता है। लिटमस पेपर आप लोग क्लास 10 में, क्लास 9 में पढ़े होंगे। तो लिटमस पेपर किससे प्राप्त किया जाता है, तो ग्राफिक्स नामक सेवाल लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, या फिर लाइकेन को क्या बोला जाता है, तो सेक बोला जाता है। लिटमस पेपर का मुख्य रंग क्या होता है, तो मुख्य रंग नीले रंग का होता है। अब जब इस पर हम लोग क्या कर देंगे, तो लाल अम्ल को डालेंगे, तब यह किस रंग में चेंज हो जाता है, तो नीला जो है लाल में बदल जाता है। और जब लाल लिटमस पेपर पर क्षार डालेंगे तो वह नीला रंग में परिवर्तन हो जाता है। यानी ग्राफिक्स नामक लाइकेन से क्या प्राप्त किया जाता है भाई, तो लिटमस पेपर प्राप्त किया जाता है। यानी हम लोग बोल सकते हैं लिटमस पेपर का रंग जो है मुख्यतः नीला ही होता है। जब इसमें एसिड डालेंगे तो लाल हो जाता है, और जब वही लालुआ को बेस डालेंगे तो फिर से नीला हो जाता है। चलो ग्राफिक्स किस रंग का होता है भाई, तो ग्राफिक्स भी आपका नीला ही रंग का होता है, और इसी से प्राप्त किया जाता है आपका लिटमस पेपर। क्वेश्चन आएगा कि लिटमस पेपर
का मुख्यतः रंग क्या है, तो नीला है। इसमें एसिड डालो तो लाल होगा, और फिर लालवा को यहाँ रख दो और बेस डालो, बेस माने क्षार, क्षार माने नींबू का रस डालो तो नीला हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। ओस्मोनिया नामक लाइकेन, ओस्मोनिया नामक लाइकेन से डिप्थीरिया, काली खांसी तथा टिटनेस अथवा डीपीटी का टीका लगाया जाता है, जिस कारण इस टीका को क्या कहा जाता है, तो ट्रिप्लेक्टिन कहते हैं या फिर ट्रिपल कहते हैं। डीपीटी यानी डिप्थीरिया का इलाज होता है, पैराटिसिस का इलाज होता है और टिटनेस का इलाज होता है। किसे, तो ओस्मोनिया नामक लाइकेन से। एक है परमिलिया नामक लाइकेन से क्या होगा, जिसको मिर्गी होता है ना, उसकी दवा बनाया जाता है। किस नामक लाइकेन से, तो परमिलिया नामक लाइकेन से। चलो, कवक पढ़ चुके हैं, सेवाल पढ़ चुके हैं और लाइकेन पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं हम लोग किसको, तो जीवाणु को। किसको देखेंगे भाई, जीवाणु को। इसी को इंग्लिश से बोला जाता है बैक्टीरिया। क्या बोला जाता है, बैक्टीरिया। इसकी खोज कौन की, तो इसका खोज किया था एंटोनी वॉन लीवनहुक ने। कौन किया था खोज, एंटिनो वॉन लीवनहुक ने। खोजकर्ता पूछ देता है कि जीवाणु का खोज किसने किया, तो एंटिनो वॉन लीवनहुक, एंटिनो वॉन लीवनहुक ने किया था। अतः इसे इस जीवाणु विज्ञान का क्या कहते हैं, तो एंटिनो वॉन लीवनहुक को जीवाणु विज्ञान का जनक कहते हैं। क्यों भाई, क्योंकि यह जीवाणु का खोज किया था। जीवाणु का नामकरण जो है अरहन वर्ग ने किया था। कौन किया था भाई, अरहन वर्ग ने किया था। जीवाणु लाभदायक तथा हानिकारक दोनों होते हैं। जीवाणु कैसे होते हैं, तो लाभ भी देते हैं और हानिकारक भी होते हैं हम लोग के लिए। दूध से दही में परिवर्तन करने का काम लैक्टोबाइसेल्स नामक जीवाणु करता है। कौन करता है भाई, तो दूध से दही जो बनता है, कौन सा जीवाणु काम करता है, तो लैक्टोबाइसेल्स। कौन करता है भाई, लैक्टोबाइसेल्स नामक जीवाणु। जानवरों के आंत में जो है, जानवरों के आंत में जीवाणु पाए जाते हैं जो सेलुलोज को क्या करते हैं, ना पचा देते हैं। सेलुलोज को क्या करते हैं, पचा देते हैं। किसके अंदर में होते हैं, तो जानवरों के आंत में पाया जाता है। चमड़ा उद्योग में उसी तरह चमड़ा को साफ करने के लिए जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तो हम लोग फायदा वाला देखें, इस क्रिया को हम लोग टिनिंग कहते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि टिनिंग क्या है, तो चमड़ा उद्योग में चमड़ा को साफ करने के लिए जिन जीवाणुओं का प्रयोग किया जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो टिनिंग कहा जाता है। दलहनी पौधे के जड़ में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। राइजोबियम नामक जीवाणु कहाँ पाया जाता है, तो दलहनी के पौधे में पाया जाता है। दलहनी क्या होता है भाई, जिससे हम लोग दाल प्राप्त करते हैं, जो नाइट्रोजन को क्या करता है, नाइट्रेट में बदल देता है। नाइट्रोजन को क्या करता है, नाइट्रेट में बदल देता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्या बोला जाता है भाई, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। समझते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता क्या है। देखो, दलहनी फसल उसे कहते हैं जिससे क्या होता है ना, दाल प्राप्त किया जाता है। पृथ्वी पर सबसे पहले ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का निर्माण कौन किया, तो साइनोबैक्टीरिया द्वारा किया गया था। कौन किया था, तो साइनोबैक्टीरिया नामक जीवाणु द्वारा किया गया था। पृथ्वी पर सबसे पहले ऑक्सीजन का निर्माण कौन किया था भाई, तो साइनोबैक्टीरिया किया था। साइनोबैक्टीरिया। अब देखते हैं बैक्टीरिया का शेप। क्या देखेंगे भाई, बैक्टीरिया का शेप। तो इस तरह का जब शेप रहेगा तो इसको बोला जाता है कॉकस। इस टाइप का रहेगा, थोड़ा सा तिरछा, फिर इस तरह करके रहेगा, इसको बोलते हैं बेसल्स। क्या बोलते हैं भाई, बेसल्स। इस तरह शेप रहेगा तो एस्पारचिट्स, और इस तरह रहेगा तो फैब्रस। समझ में आ गया। अब देखते हैं थोड़ा सा पाश्चीकरण क्या होता है। तो दूध को फटने से रोकने की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो पाश्चीकरण कहा जाता है। दूध को फटने से रोकने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो पाश्चीकरण कहा जाता है। इसकी खोज कौन किया था, तो पाश्चर नामक विद्वान ने किया था। कौन किया था भाई, पाश्चर नामक विद्वान ने किया था, और इन्होंने ही अपने नाम पर इसका नामकरण कर दिया, पाश्चीकरण। पाश्चीकरण की दो प्रक्रिया है। पाश्चीकरण की कितनी प्रक्रिया है, दो प्रक्रिया है। लुईस पाश्चर ने इसका खोज किया पाश्चीकरण का, इसको कहा गया पाश्चीकृत। इसमें जो है दो प्रक्रिया है। पहला है लो टेम्परेचर बॉइलिंग।
पहला क्या है, लो टेम्परेचर बॉइलिंग। इसमें क्या किया जाता है ना, दूध को 62.8 सेंटीग्रेड ताप पर 30 मिनट तक खौलाया जाता है। किसमें, तो लो टेम्परेचर बॉइलिंग में 30 मिनट तक खौलाया जाता है 62.8 सेंटीग्रेड पर। और वहीं होता है दूसरा हाई टेम्परेचर बॉइलिंग। इसमें कि दूध को क्या किया जाता है, तो 72 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर खौलाया जाता है। कितने सेकंड के लिए, तो 15 सेकंड के लिए मात्र। इसको दिया कौन था, तो पास्चर नामक, लुईस पास्चर नामक विद्वान ने। अब हम लोग आते हैं बायोफाइटा में। किस में आता है भाई, बायोफाइटा में। किस में आएंगे, बायोफाइटा में। नाइट्रोजन फिक्सेशन इसके बाद है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या देखेंगे, तो बायोफाइटा, यह स्थल या जल दोनों में उगते हैं। कौन सा उगता है भाई, स्थल में भी और जल में भी, तो आपका बायोफाइटा उगता है। इसे उभयचर कहते हैं। अब यहाँ उग रहा है, फिर जल में भी उग रहा है, तो इसको इसलिए क्या कहा जाता है, तो उभयचर कहा जाता है। इसमें प्रजनन की प्रक्रिया जो है जेमा कप द्वारा होता है। क्वेश्चन आएगा कि जेमा कप द्वारा किसमें प्रजनन की क्रिया होता है, बायोफाइटा। आप बोलोगे कि सर बायोफाइटा क्या है, तो नहीं पढ़ा है कि अपुष्पोद्भिद को 3 भाग में बांटा गया है। पहला, रुको दिखाते हैं, थैलोफाइटा, बायोफाइटा, टेरिडोफाइटा नहीं पढ़ा है। यहाँ पे देखो, एक नंबर निकला भाई। यहाँ देखो थैलोफाइटा। फिर थैलोफाइटा को 4 कैटेगरी में बांटे थे, कवक, शैवाल, लाइकेन और बैक्टीरिया। सब तो खत्म हो गया। अब यहाँ देखेंगे बायोफाइटा, फिर देखेंगे टेरिडोफाइटा। पूरा पुष्पोद्भिद खत्म हो जाएगा। निकल। क्या है, बायोफाइटा। तो यह स्थल, बायोफाइटा जो है वह स्थल में भी उगता है और जल में भी उगता है, इसलिए इसको कहा जाता है उभयचर। इसमें प्रजनन की क्रिया जो है एक कप द्वारा होती है, जिसका नाम है जेमा कप। क्या नाम है, जेमा कप। तो जेमा कप से प्रजनन यानी प्रागन और निषेचन, और प्रागन और निषेचन की क्रिया को ही तो प्रजनन बोलते हैं ना। एक जीव से दूसरे जीव का निर्माण ही क्या कहलाता है, प्रजनन। तो बिना प्रागन और निषेचन के तो प्रजनन हो नहीं सकता है। तो किस कप के माध्यम से होता है भाई, बायोफाइटा में प्रजनन, तो जेमा कप के माध्यम से होता है। पृथ्वी पर उगने वाला सबसे पहला पादप जो है मॉस है। क्या भाई, मॉस है। इसको हिंदी से बोला जाता है काई। क्या बोला जाता है, काई, जो बायोफाइटा में आता है। किसमें आता है आपका, बायोफाइटा में आता है। इसलिए इसे वनस्पति जगत का रास्ता दिखाने वाला या फिर पद प्रदर्शक या फिर पुनरोगामी कहा जाता है। तो वनस्पति विज्ञान का पद प्रदर्शक या फिर पुनरोगामी किसको कहा जाता है, तो बायोफाइटा को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी पर सबसे पहले उगने वाला पौधा का नाम था मॉस, जिसको हम लोग बोलते हैं ठेठ भाषा में काई। वो किस में आता है, तो बायोफाइटा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है भाई, तो बायोफाइटा के अंतर्गत आता है। बायोफाइटा में एस्फेगम को रखते हैं। बायोफाइटा में किसको रखते हैं, एस्फेगम को रखते हैं। ये एस्फेगम अपने भार से लगभग 17 गुना अधिक क्या करता है ना, पानी को सोख लेता है। एस्फेगनम नामक एक काय है, ये क्या करता है, जितना इसका भार है उससे 17 गुना अधिक पानी को सोख सकता है। इसके अंदर ये क्वालिटी है। लास्ट में आता है आपका टेरिडोफाइटा। क्या आता है भाई, टेरिडोफाइटा। ये सबसे तेज़ी से फैलते हैं। टेरिडोफाइटा क्या होता है ना, सबसे तेज़ी से फैलता है। टेरिडोफाइटा में प्रोटीन का मात्रा ज़्यादा होता है। टेरिडोफाइटा में क्या होता है ना, प्रोटीन का मात्रा ज़्यादा होता है तथा नाइट्रोजन की मात्रा भी ज़्यादा होती है। नाइट्रोजन भी ज़्यादा होता है टेरिडो में और फैलता भी ज़्यादा है। ये पानी के ऊपर फैलते हैं। जैसे हो गया एजोला, जैसे क्या हो गया एजोला, जानवर के लिए बहुत ही फायदेमंद है एजोला। आकार कैसा होता है भाई, तो आकार इसका छोटा होता है, ज़मीन पर बिछा भी होता है, फैल जाते हैं। ज़मीन में नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। अब बोले हैं कि नाइट्रोजन को जब नाइट्रेट में बदल दिया जाता है तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्या कहा जाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण।
टेरिडोफाइटा में जो है बीज नहीं होता है, यानी इसमें बीज नहीं पाया जाता है। किसमें? तो टेरिडोफाइटा में। अगला टॉपिक क्या आएगा भाई? तो अगला टॉपिक आएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्या आएगा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसको छोटा सा है, थोड़ा सा इसको पढ़ लेंगे, उसके बाद आएंगे पुष्पोद्भिद में। इसमें आएंगे पुष्पोद्भिद में। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है? तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल जाने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण, या फिर इंग्लिश वाले इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्शन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। अलग अलग पदार्थ जो है अलग अलग नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। जैसे हो गया जीवाणु, किसके माध्यम से करता है भाई? तो राइजोबियम नामक राइजोबियम से करता है। तत्व जो है यानी धातु मालवेडियम से करता है। मुक्त जीवीय जो है जीवाणु, मुक्त जीवीय जीवाणु जो है एग्जेक्टोवेटर द्वारा करता है। नील हरित शैवाल जो है किससे करता है? तो साइनोबैक्टीरिया के द्वारा करता है। उसी तरह जैव उर्वरक जो है एजोला के माध्यम से करता है या फिर फर्न के माध्यम से करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं पुष्पोद्भिद में। इसमें क्या होगा? तो इसमें आपका फूल भी देगा, फल भी देगा और फल देगा, और इसके अंतर्गत क्लोरोफिल भी पाया जाता है, यानी यह जो है प्रॉपर भोजन बनाएगा। पुष्पोद्भिद पादप, इसमें फूल फल इत्यादि लगते हैं। अतः यह आकार में क्या होंगे? बड़े होंगे। दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है क्या? तो नग्न बीजीय। क्या होता है भाई? नग्न बीजीय। इसके अंतर्गत इसके बीज जो है बाहर फल का आवरण पर्दा नहीं करता है, यानी इसके जो फल होते हैं उसका जो बीज होता है उसमें बाहर में पर्दा नहीं लगा हुआ होता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे स्ट्रॉबेरी का, उसके अंदर उसके जो बीज हैं उसके बाहर में कोई पर्दा नहीं होता है। किसके एग्जाम्पल क्या है? स्ट्रॉबेरी। इसका ट्रिक क्या था? तो जालिम सांस को चीर दो। क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नग्न बीजीय के अंतर्गत आता है? तो याद रखना है इस ट्रिक को, जालिम सांस को चीर दो। जहाँ जालिम से आएगा आपका जोमिया। क्या आएगा भाई? जालिम से आएगा जोमिया, सा से आएगा आपका साइकस, फिर स से आ जाएगा सिकोया, फिर क से कुछ नहीं, और चीर से आ जाएगा आपका चिरगोंजा, इसी को बोलते हैं पीनस या फिर इसी को बोलता है तारपीन। और दो से आ जाएगा आपका देवदार का वृक्ष। किसके अंतर्गत में आता है? तो नग्न बीजीय पादप के अंतर्गत आता है। चलो, जोमिया सबसे छोटा नग्न बीजीय है। जोमिया जो है इस सब में सबसे छोटा नग्न बीजीय है। साइकोस को जीवित जीवाश्म कहते हैं। किसको कहते हैं भाई? तो साइकोस को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। सोकोया सबसे लंबा नग्न बीजीय है। सोकोया का पेड़ सबसे लंबा होता है। चीड़ को यानी चिरगोंजा को इंग्लिश से क्या कहा जाता है? पीनस कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? पीनस कहा जाता है। इसमें तारपीन का तेल तथा चिलगोंजा की प्राप्ति की जाती है। चिलगोंजा की प्राप्ति किससे की जाती है? तो चीड़ से प्राप्त की जाती है। चीड़ के पेड़ में बहुत जल्दी जो है आग लग जाता है, और इस आग लग जाने के कारण इसको क्या कहा जाता है? तो जंगल का आतंकी कहा जाता है। जंगल का आतंकी किसको कहा जाता है? तो चिरगोंजा के पेड़ को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे जल्दी आग लग जाती है। देवदार जो है पर्वतीय क्षेत्र का प्रमुख वृक्ष है। देवदार क्या है भाई? पर्वतीय क्षेत्र का प्रमुख वृक्ष है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखते हैं जाकृत बीजीय। क्या भाई? जाकृत बीजीय। इसके बीज के बाहर जो है आवरण यानी पर्दा पाया जाता है। जैसे कि आप लोग आम का पेड़ देखे होंगे, आम का फल देखे होंगे, उसका बीज देखे होंगे। उसको बीज को जब फाड़ेंगे तो उसमें अट्ठी जो बोलते हैं ना, अट्ठी के अंदर में अट्ठी को हटाएंगे तो अट्ठी क्या हो गया? पर्दा हो गया। उसके अंदर में दो बीज पत्रियाँ निकलता है। यह जो है जाकृति बीजीय जो है दो प्रकार का होता है। पहला होता है एक बीज पत्री और दूसरा आता है दो बीज पत्री। तो एक बीज पत्री के अंतर्गत में आता है आपका धान, गेहूं, केला। इसमें क्या होगा? इसमें पर्दा तो होगा, जैसे कि गेहूं का बीज जो होता है उसके ऊपर में कवर लगा हुआ रहता है, लेकिन एक बीज पत्री होता है, एक ही को बीज निकलता है जब पर्दा को हटाते हैं। उसी तरह दो बीज पत्रियों के अंतर्गत क्या आएगा? इसमें इसको खोलेंगे तो दो गो बीज निकलेगा। जैसे कि आम का हो गया, आम का बीज को जब खोलेंगे उसको पर्दा को हटाएंगे तो दो गो बीज निकलता है। तो यहाँ आ गया दो बीज पत्री। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलिए।